मुल्क भर की 3 पार्लिमानी और 13 रियासतों की 29 असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग की गिनती जारी है। इस दौरान वोट शुमारी के मराकिज पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अब तक के रुझानात के मुताबिक राजस्थान में कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 1 सीट पर आगे चल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी तीनों सीटों पर आगे चल रही है। वहीं तेलंगाना की हुजूराबाद सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। एपी की बदवेल सीट से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार ने तकरीबन 90,000 वोटों के फर्क से जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र के बोरीवली असेंबली हलके में कांग्रेस उम्मीदवार जितेश अनंतपुरकर आगे चल रहे हैं। आसाम में 5वीं असेंबली सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। वहीं कर्नाटक की असेंबली सीट में बीजेपी कामयाब हुई है, तो वहीं कर्नाटक के वजीर आला के जिले की हांगुल असेंबली सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को जबरदस्त कामयाबी मिली है। यहां मंडी पार्लिमानी सीट के अलावा 3 असेंबली सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। उधर तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली सीट पर 13 राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी है। इस सीट पर शुरू ही से बीजेपी के उम्मीदवार इटेला राजेंद्र आगे चल रहे हैं और इस सीट पर और बातचीत करने के लिए सीधे तेलंगाना हैदराबाद का हम रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे संजय हमारे साथ तो जुड़े हुए। संजय, क्या हैदराबाद माफ किया हुजूराबाद जो सीट पर बाई पोल के रिजल्ट आ रहे हैं उस पर तस्वीर अभी तक क्या साफ हुई? अबू, तस्वीर जो है वो लगभग साफ होती जा रही है और अभी 14 राउंड की जो है 14 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो गई है। 9,400 से ज़्यादा वोटों से इटेला राजेंद्र जो है वो लीड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश में जो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, आज उपचुनाव के जो आज नतीजे आए हैं, ज़्यादातर सीटों पे वो कैंडिडेट जीते हैं जो सत्तारूढ़ पार्टी, उस राज्य में जो भी सत्तारूढ़ पार्टी काबिज है। लेकिन हुजूराबाद में यहाँ टीआरएस जो है वो तेलंगाना में सत्ता में है, लेकिन उसी का कैंडिडेट जो है पिछड़ता हुआ शुरू से नज़र आ रहा है। ये सबसे इसीलिए इंटरेस्टिंग जो है वो रिज़ल्ट हुजूराबाद का हो गया है। बहुत थोड़ा धीमी गति से काउंटिंग यहाँ पर चल रही है। टोटल 22 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से 14 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 15वें राउंड का रिजल्ट भी कुछ देर में आने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि पहले से लेके 14वें राउंड की काउंटिंग के बीच में सिर्फ एक बार इटेला राजेंद्र पीछे रहे हैं, अन्यथा वो मतलब लीड जो था, मार्जिन वो कम हुआ था। अदरवाइज वो पूरे समय लीड कर रहे हैं और तकरीबन 9,400 वोटों से आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल संजय, क्या लग रहा है कितना और वक्त लगेगा, कितनी देर में रिजल्ट मुकम्मल जो कंप्लीट रिजल्ट है वो कितनी देर में आ जाएगा? अब मुझे लगता है कि अभी इसमें 2 घंटे के आसपास, 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगना चाहिए, क्योंकि कई बार फिर ऐसा भी होता है कि किसी लास्ट में जब पूरी काउंटिंग हो जाती है फिर ऑब्जेक्शन लगा दिए जाते हैं, या किसी राउंड की काउंटिंग को लेकर किसी की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन लगाए जाते हैं और फिर दोबारा से उस राउंड की काउंटिंग कराई जाती है। तो ये ऑब्जेक्शन का वो जब सब तरफ से सेटिस्फैक्शन होने के बाद लास्ट में नतीजे की घोषणा की जाएगी। 2 से 3 घंटे का वक्त और लगना चाहिए, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है। जो इटेला राजेंद्र हैं वो इस समय हुजूराबाद में मौजूद हैं। उनके कुछ देर पहले हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि वो जैसे ही नतीजे साफ़ होंगे उसके बाद वो जो है वो यहाँ पर आएंगे करीमनगर में। मैं इस वक्त करीमनगर में SRR कॉलेज है जहाँ पर एक काउंटिंग चल रही है, वहीं पर मौजूद हूँ। सुबह से हम सबसे सटीक नतीजे और सबसे तेज़ नतीजे जो है अपने दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं और हुजूराबाद का नतीजा काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर यहाँ पर टीआरएस जो है वो चुनाव हार जाती है, हालांकि मैं ये अंदाज़ है, ये जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है हम उसके लेके बात कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे ही ट्रेंड चलता रहा और टीआरएस यहाँ पर चुनाव हार जाती है तो ये आने वाले समय में तेलंगाना के लिए काफ़ी अहम होगा। बीजेपी अगर यहाँ पर चुनाव जीतती है तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। जीएचएमसी चुनाव और दुबका विधानसभा चुनाव के बाद अब ये तीसरी जगह है जहाँ बीजेपी लीड करती हुई नज़र आ रही है। हैदराबाद में जीएचएमसी में सिटी के चुनाव थे, अब ये एक रूरल एरिया में चुनाव जीतने जा रहे हैं। जो इटेला राजेंद्र हैं वो यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं कि जो टीआरएस का कैंडिडेट है वो बेसिकली उसका फेस इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस मुख्यमंत्री का है, जो खुद समझ लीजिए कि उनकी आन बान और शान का एक तरह से उनके नाक का सवाल बनी हुई थी ये सीट। और अगर वो उसके बावजूद चुनाव हार जाते हैं, वो भी तब जब उन्होंने बहुत सारी ऐसे सोशल इंजीनियरिंग टाइप के प्रोग्राम लॉन्च किए, उन्होंने दलित बंधु जैसा कार्यक्रम चलाया जिसमें 10 लाख रुपए सीधे दलितों के अकाउंट में क्रेडिट करने की घोषणा की।
ये सिर्फ हुजूराबाद में इम्प्लीमेंट हुआ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे जहां चुनाव हो रहे हैं, और उसके बावजूद अगर टीआरएस का कैंडिडेट हार जाता है तो जाहिर तौर पर केसीआर के लिए खतरे की घंटी है, चिंता का सबब जरूर है। जी हो बिल्कुल संजय, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर यहां से टीआरएस और हारते हैं तो ये केसीआर के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन अगर बीजेपी के गेन की हम बात करें कि इटाला राजेंद्र जिस तरह से आगे चल रहे हैं और अभी जितना मार्जिन उनके पास है और जितने वोट उनके पास हैं, ऐसे लग रहा है कि जीत हो सकता है उन्हीं की हो। तो बीजेपी के लिए जिस तरह से हमने देखा पिछले दिनों भी जिस तरह से चुनाव हुए कि बीजेपी एक गेन करती हुई तेलंगाना में पहले से नजर आ रही है और यह जीत जो होगी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फायदा होगी बीजेपी के लिए। बिल्कुल, जैसे खास बात यह है कि पूरा जो नेशनल अट्रैक्शन क्रिएट हुआ था वो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से हुआ था, जहां सिर्फ 4 सीट थी बीजेपी के पास और 4 से सीधे 48 सीट पे आ गए। मतलब ये जो एकदम इतना बड़ा जंप जो किया था और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। आपको ध्यान हो कि उस समय जो है वो अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो खुद, और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा प्रचार के लिए आए थे। तो नेशनल हाइप हो गया था जीएचएमसी के इलेक्शन, और उस इलेक्शन में के बाद जिस तरह से बीजेपी ने गेन किया तो लगातार ये कहा जा रहा था कि ये शहर की जीत है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पूरे तेलंगाना में बीजेपी छा जाएगी, लेकिन अब चूंकि हुजूराबाद में अगर बीजेपी लीड करती है तो ये पार्टी के लिए एक बड़ा स्टैंड हो जाएगा, जिसको लेके वो आगे वो करेगी। और जो स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं बंडी संजय, उनको ये एक एनर्जी देगा। लेकिन इस पूरे उसमें कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। जिस तरह से रेवंत रेड्डी को जो कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया और जिस तरह से ये कोशिश कर रही थी, रेवंत रेड्डी भी पोज कर रहे थे कि वो बहुत तेजी से जो है वो कांग्रेस को फिर से ट्रैक पर लेके आएंगे, लेकिन इन चुनावों में कहीं भी उसका असर होता नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस काफी पीछे है, मुख्य मुकाबला टीआरएस और बीजेपी के बीच में है। जी बिल्कुल। और यहाँ पर संजय, क्या आपको लगता है कि यह भी बहुत दिलचस्प है इटाला राजेंद्र की अगर हम बात करें तो ये टीआरएस से छोड़कर ही, क्योंकि ये मिनिस्टर थे केसीआर के और ये टीआरएस छोड़कर ही एक तरह से बीजेपी में गए हैं, तो एक नुकसान जो केसीआर का हो रहा है या टीआरएस का हो रहा है वो अपने ही जो पार्टी छोड़कर गए हैं उन्हीं से एक ये नुकसान सहना पड़ रहा है। अबू, इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वो टीआरएस छोड़ने के बाद, जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको छोड़ने के बाद अगर कोई व्यक्ति जाता है दूसरी पार्टी में, उसको बाकायदा उनको कैबिनेट से निकाल दिया गया था और उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। एक आन की लड़ाई बनी और उसके बाद अगर इटाला राजेंद्र जीत जाते हैं तो ये उन लोगों के लिए जरूर एक खतरे की घंटी होगी टीआरएस में, कि जो लोग अभी तक टीआरएस में जिनको केक में पार्ट नहीं मिला या जिनके अंदर कुछ ना कुछ असंतोष है, उन्हें जो इच्छा थी, जो चाहते थे वो नहीं मिला, अब जो वो असंतोष है, हो सकता है ऐसे जो असंतुष्ट लोग हैं वो फिर अब सोचें इस बारे में कि हमको टीआरएस के अलावा कुछ और भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये जो एक नया माइंडसेट बनेगा वो यहाँ की पूरी पॉलिटिक्स को प्रभावित करेगा। जिनको अभी तक इसकी यहाँ कई सत्ता का केक में पार्ट अपना नहीं मिल पाया वो जरूर अब दूसरी तरफ सोचेंगे। और ये जो अगर इस तरह की कोई भगदड़ होती है या इस तरह का कोई पलायन होता है टीआरएस से, तो उसको रोक पाना, काडर को रोक पाना, ये एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। और कहीं ना कहीं ये एक मैसेज पूरे तेलंगाना में जाएगा कि टीआरएस के अलावा भी विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से डाउन हुई थी तो एक बार ये लग रहा था कि टीआरएस पूरी तरह से सारा काडर टीआरएस की तरफ शिफ्ट हो गया है। अब वो काडर शिफ्ट दूसरी तरफ भी हो सकता है, ये मैसेज जाएगा और ये मैसेज बहुत बड़ी चीज है। पॉलिटिक्स में जो नुआंसेस हैं, जो बिल्कुल जाहिर सी बात है संजय, इसे टीआरएस और खासतौर से केसीआर के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। ऐसे में जब पूरे केसीआर का दबदबा है तेलंगाना में और उसमें अगर वो एक सीट हार जाते हैं तो ये एक केसीआर के लिए बहुत बड़ा और उनकी पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान समझा जाएगा। संजय का आखिरी सवाल ये कि आखिर रिजल्ट आने में इतनी देरी क्यों लग रही है? क्या इसकी वजह है? क्योंकि अब शाम होने लगी, 4 बज चुके हैं, दिन छोटा होता है, शाम शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में रिजल्ट आने में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? थोड़ा सा अबू, दरअसल सुबह से ही जो है यहाँ पर काउंटिंग की जो गति है वो बहुत धीमी थी। धीरे धीरे ही एक और कम से कम एक राउंड कंप्लीट होने में आधा घंटा का मिनिमम वक्त लग रहा है। जबकि वही हम देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में बहुत तेज़ी से नतीजे आ गए और कैंडिडेट का जो रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया। यहाँ थोड़ा स्पीड स्लो है, ऐसा बताया जा रहा है कि सबको सेटिस्फेक्शन करने के बाद किसी तरह की कोई शंका ना रह जाए,
सब कुछ सेटिस्फाइड होने के बाद नेक्स्ट राउंड पर टर्न हो रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वजह जो भी हो, जो ऑफिशियल वर्जन है वो इसी तरह का है कि मतलब जो है अच्छी तरह से चीज़ों को कंडक्ट करने की वजह से थोड़ा वक्त लग रहा है। और जाहिर तौर पर अभी तक जिस तरह का गति है उस हिसाब से लगता है कि 2 घंटे का वक्त, 2-3 घंटे का वक्त और लगना चाहिए रिजल्ट आने में। जी बिल्कुल संजय, आप नज़र बना रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। तो तेलंगाना में हुजूराबाद सीट पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज आ रहे हैं और यहाँ पर तस्वीर बहुत हद तक साफ है। बीजेपी के उम्मीदवार एटेला राजेंद्र काफ़ी आगे चल रहे हैं और ये एक बड़ा झटका टीआरएस और केसीआर के लिए माना जाएगा अगर यहाँ से टीआरएस अपनी सीट हार जाती है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद भी ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से मुतालिक खबरों का सिलसिला जारी। उधर कर्नाटक की सिंदगी असेंबली हल्के में बीजेपी कामयाब हुई है, तो वहीं कर्नाटक के वजीर आला के जिले के हांगुल असेंबली सीट पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश की 4 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में जोबट में कमल खिल गया है, जबकि पृथ्वीपुर और खंडवा में भी बीजेपी आगे चल रही है। वहीं कांग्रेस रायगांव में मजबूत हालत में है। और चलिए मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेहताब, बहुत दिलचस्प है मध्य प्रदेश के ज़िमनी इंतखाबात की अगर हम बात करें, नतीजे आ रहे हैं, अभी तक की जो तस्वीर है वो क्या कुछ कह रही है? यूं कहें मेहताब कि क्या तस्वीर ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज की है वो तस्वीर पूरे तौर से साफ हो गई है? देखिए, अभी तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। जोबट के जो है असेंबली इंतखाबात उसका ऐलान किया जा चुका है। वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सुलोचना रावत जो है उन्होंने महेश पटेल को जो है बड़ी वोटों से जो है शिकस्त दी है। अभी खंडवा, पृथ्वीपुर और रेगांव का नतीजा आना बाकी है। और पृथ्वीपुर और रेगांव की बात करें तो 2 राउंड के अंदर इनका नतीजा आ जाएगा, जबकि हमें पार्लियामानी सीट जो खंडवा है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बताना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिली है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने अपना एक टीम वर्क के तौर पर काम किया, जबकि कांग्रेस अपने अंदरूनी जो इंतशार था उसका शिकार है, जिसकी वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर हुकूमत के खिलाफ जो भी मुद्दे थे उस मुद्दों को आवाम तक पहुंचाने में कांग्रेस नाकाम रही है। हुरेरा बिल्कुल मेहताब, जोबत के अलावा अगर दूसरी जगहों की बात करें, खंडवा की बात करें, यहां पर भी बीजेपी मजबूत मानी जा रही थी। और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात करें तो एक सीट पर कांग्रेस जो है वो डट कर मुकाबला करती नजर आ रही है। उरेरा, अगर मैं खंडवा पार्लियामानी सीट की बात करूं तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की रवायती सीट है और यहाँ से नंद कुमार सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के साबिक जो है सदर रहे हैं मध्य प्रदेश के, ये उन्हीं की सीट थी और वो कोरोना के कहर में उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है ज़िमनी इंतखाबात में उनके बेटे को टिकट न देकर बल्कि दूसरे उम्मीदवार खड़ा किया और ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लीड कर रही है। लेकिन रेगांव की सीट जो है इस पर कांग्रेस को कामयाबी मिलेगी क्योंकि बड़ा मार्जिन चल रहा है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है पीछे चल रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि 3-1 का फैसला रहेगा, यानी 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलेगी। और यहाँ पर 2023 के असेंबली इंतखाबात की अगर बात करें तो एक क्लियर मैंडेट मिल रहा है। अगर कांग्रेस को वहां पर फाइट करनी है तो उसको अपने नजरिए में बदलना होगा, क्योंकि पूरा इलेक्शन कमल वर्सेस कमल हुआ है। बिल्कुल, अगर रे गांव की हम बात करते हैं तो यहां पर कांग्रेस मजबूत है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से इन 4 सीटों को लेकर दावा किया जा रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन मेहताब हमने देखा कि 3-1 का मुकाबला यहां पर नजर आ रहा है। बीजेपी 3 सीटों पर एक तरह से आगे भी चल रही है और ये सीटें जीत सकती है। और रे गांव की अगर हम बात करें तो यहां पर सिर्फ कांग्रेस मजबूती से लड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, रेगांव की जो रवायती सीट है उस पहले से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि ये मजबूत सीट है और यहाँ पे बड़ी टफ फाइट है। लेकिन जो 3 सीटें और है, जोबट का फैसला आ चुका है, पृथ्वीपुर का और जो है खंडवा का जो है नतीजा भी आना है। तो अभी 2 नतीजे जो और आने हैं उसमें जो खंडवा
और जो है पृथ्वीपुर, ये भी भारतीय जनता पार्टी के हक में जा सकता है। रे गांव का फैसला जो है थोड़ा सा बस अनाउंस होना बाकी रह गया, लेकिन इस पर कांग्रेस की जीत यकीनी मानी जा रही है। तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पर कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है, और अगर कांग्रेस ने आत्ममंथन करके बिल्कुल तब्दीली नहीं की, नतीजों में आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि सिर्फ 4 सीटें थी और 4 सीटों के नतीजे आने थे, लेकिन अब तकरीबन 4:15 बजने को है, शाम हो रही है, छोटा दिन होता है, सर्दियां शुरू हो रही, तो ऐसे में अब शाम होने लगेगी और नतीजे अभी तक आए नहीं। कितना और वक्त लगेगा, कितना और इंतजार करना पड़ सकता है मुकम्मल नतीजों के लिए? देखिए, मैं आपको बताऊं तो पहले जो काउंटिंग होती थी वो काउंटिंग एक के बाद एक दूसरा राउंड शुरू हो जाता था, लेकिन इस बार जो है दोनों पार्टी इस बात पर इत्तेफाक किया और इलेक्शन कमीशन के सामने जो बात रखी गई कि हर राउंड के सर्टिफिकेट देने के बाद तब दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, पहले एक राउंड कंप्लीट होने के बाद दूसरे राउंड की काउंटिंग शुरू हो जाती थी, सर्टिफिकेट देने का मामला आखिर में हुआ करता था। लेकिन आज इस बार के जो नतीजे में है कि हर बार की काउंटिंग हर राउंड के मुकम्मल होने के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके बाद अगले राउंड की काउंटिंग शुरू होगी। तो ये अगर हम खंडवा पार्लियामानी सीट की बात करें तो इसका नतीजा हमें रात में 10 बजे तक मिल पाएगा, जबकि 1 घंटे के अंदर हमें जो है पृथ्वीपुर और रे गांव का नतीजा सामने आ जाएगा। बिल्कुल मेहता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर